हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू सुपर जे चैनल। सो गाइज, आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि भैया एक बड़ा पोर्शन है रे ऑप्टिक्स, उसको कवर करा दीजिए। आप किस तरह उसको कवर कराएंगे, क्या क्या उसमें फंडा रहेगा, वो सारी चीजें आप लोग मुझसे बहुत दिन से डिस्कस करना चाह रहे थे। तो देखो, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन इन वन शॉट। यानी आप लोगों को पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन से बात करें तो मैं आपको बोल सकता हूं कि 4 नंबर आते ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग फॉलो अप करने जा रहे हैं। आज एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को मैं दे रहा हूं, फटाफट आप लोग 2x स्पीड पे करके इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे, सारी चीजें आप यहां से सीख लेंगे। दूसरी चीज यार कि अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन का प्लान बना रहा है तो दे मस्ट हैव टू डू वन थिंग कि भाई आप सबसे पहले तो ये कोड यूज कर लेना, टारगेट कोड यूज कर लेना, ताकि आप मेरे अपकमिंग बैच, मेरी जो बैच है वो 9 जनवरी से लॉन्च हो रही है, हमारी सूरज सर की यानी पीसीएम की कंप्लीट बैच है ना। और वी आर प्लानिंग टू डू वन थिंग यार, इंटेंसिव क्रैश कोर्स हम लाने वाले हैं प्लस पर, अनअकैडमी प्लस पर। कब से आएगी ये अनअकैडमी प्लस पर? 1 फरवरी से लेके 2-2 घंटे का सेशन रहेगा आपके 15 फरवरी तक। इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, यानी यूट्यूब की दुनिया से परे हटके 2-2 घंटे डेली पढ़ के अपन प्लस पे सिस्टम पे बैठ के बढ़िया तरीके से अच्छे से इंटेंसिव कोर्स करने वाले हम लोग। इंटेंसिव कोर्स का फायदा क्या होता है कि उसमें आपको 15 दिन में सारी चीजें वाइंड अप करेंगे हम। आपको फिर कहीं नहीं जाना है कि नहीं भैया ये पढ़ना वो पढ़ना है, चिंता वो हमारी है, आपकी नहीं। बस आपको क्या करना है, 6 महीने का पैक सब्सक्राइब करना है ये कोड यूज करके, टारगेट TARGET, ये कोड है ना। टारगेट कोड यूज करने का क्या फायदा रहेगा? अमॉन्ग दिस यार आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो पाओगे ही, साथ ही में अगर आप अपनी फी रिसिप्ट यहाँ पे मेल करते हो JEE Prep 786 पे, तब आप मेरे से मेंटरिंग भी पा पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यू कैन ज्वाइन आइकॉनिक एज वेल एज यू कैन ज्वाइन प्लस एज वेल एज। आपको 6 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 जुलाई तक आपको हमारे साथ पढ़ना है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए इस कोड को यूज करके, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेल डन। सो वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन इन वन शॉट। और आज की इस क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर तक। ऑप्टिकल फाइबर तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैं आपके लिए यही क्लास में आपको मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा, है ना। कल मैं आपको प्रिज्म पूरा पढ़ा दूंगा। प्रिज्म के बाद हम लोग इसमें में रिफ्रैक्शन थ्रो लेंसेज पढ़ लेंगे। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रो लेंसेज, ये 2 चीजें हमारे पास हैं जो बची हुई। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया पोर्शन कवर कर रहे होंगे यार, तो आप भी बहुत ज्यादा एंजॉय करना अच्छी तरीके से। जो भी डाउट्स आपके आए, है ना, वो सारी चीजें कर बता देना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करें, यस, ग्रेट। सबसे पहले है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो जैसा रिफ्रैक्शन को हम लोग समझ रहे हैं, इसके पहले हम लोगों के दिमाग में कभी ये चीज आया होगा कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस, उस पे कोई लाइट रे इस तरह गिर रहा है तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसी सरफेस पे गिर के जो वापस चला जाता है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये नॉर्मल होता है और इसको एंगल ऑफ आई बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ आर बोलते हैं। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने रिफ्लेक्शन तक जानी है। अगर आप क्लास 9-10 भी पढ़े होंगे तो भी ये चीज आपको पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आपने क्लास 9-10 में भी इसको पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा, ठीक है ना। चलो अभी चलते हैं, अभी धीरे धीरे बात करते हैं अपन। दूसरी चीज ये है, अगर कोई बातचीत नहीं होगी, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास मटेरियल है और ये जो है इसको हम लोग बेस सेपरेटर बोलते हैं। अगर ऊपर हवा है, एयर है, और नीचे पानी है, वाटर है, तो अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, आपकी रे इधर से आ रही है और ये रे क्या होना चाह रहा है? ये रे जानी चाह रही है। अब अगर ये सरफेस केवल सॉलिड होता, यानी इसके नीचे कोई सरफेस नहीं होता, तो ये क्या करता बेचारे? ये आप ऊपर निकल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ये एक मीडियम से, दिस इज मीडियम नंबर फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम नंबर सेकेंड, अगर यहां आता है तो ये नॉर्मल से या तो आगे की तरफ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है या तो नॉर्मल से थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब क्या मतलब है शिफ्टिंग का? क्या मतलब है किस तरह रेज इधर उधर जा रही हैं? इस बात को हम लोग थोड़ा सा देर में समझेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझ रहे होंगे कि रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन लाइट रेज
इज ट्रेवलिंग, आर ट्रेवलिंग या इज ट्रेवलिंग देख लेना, इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं, याद रखिए रिफ्रैक्टेड रे मतलब आर, और यही है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग है, वोकैबुलरी भी आप समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो जब भी कोई लाइट डेविएट्स करेगी, या तो ये डेविएट्स करेगा, डेविएट्स, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल, this phenomenon is known as, this phenomenon is known as, इस phenomenon को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी phenomenon को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी आपको एक बात तो एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्शन के कहने का मतलब क्या है, कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस रही होगी, जाने की कोशिश कर रही होंगी, ग्रेट है ना, जाने की कोशिश कर रही होंगी, तो ये अगर एक नॉर्मल से डेविएट हो रही है, कितना ज्यादा डेविएट हो रही है वो हम अभी समझेंगे। ये एकदम नॉर्मल के पास आना चाह रहा है, नॉर्मल से दूर जाना चाह रहा है, ये अभी हम समझेंगे रेयरर और डेंसर के बारे में समझ के। देखो अब मीडियम को डिफाइन करने के लिए दो चीजें आती हैं। मीडियम किस तरह होता है भाई, मीडियम दो तरीका का होता है। मीडियम, एक मीडियम होता है रेयरर और दूसरा मीडियम होता है डेंसर। तो जैसे आप लोगों को याद है कि मैंने कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह बताया था, तो यहां पर भी कॉफिशिएंट आता है। क्या आता है, कॉफिशिएंट आता है। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है कॉफिशिएंट वगैरह के बारे में, तो वो कमेंट करेगा, मुझे बताएगा जरूर। चुप चुप बैठोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं बेटा, चुप चुप बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, चुप चुप बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। अगर रेयरर है और डेंसर है, इसको समझते हैं। मान लीजिए रेयरर को हम लोग गरीब बोलते हैं और डेंसर को हम लोग अमीर बोलते हैं, समझना। अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई बेस है और ये मेरे पास नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब यहां से कोई रे यहां पे ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट रे, और ये रेयरर है, ये रेयरर मीडियम ऊपर है और नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है। इस तरह समझिए कि अगर कोई गरीब अमीर के पास, क्योंकि रेयरर को हमने क्या बोला है, गरीब, गा फॉर गरीब, आ फॉर अमीर। अब मेरी बात बताइए, अगर कोई गरीब अमीर की तरफ जाएगा तो वो क्या अमीर से दूर जाएगा या पास रहना चाहेगा? अगर कोई गरीब अमीर के पास जाएगा तो वो क्या अमीर से दूर जाना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है भैया, ये पास रहना चाहेगा, तो ज्यादा डेविएट यहां पे रेज नहीं होंगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट करेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं ये बोलूं कि कोई लाइट रेज है जो आ रही है कहीं से, ये नॉर्मल पॉइंट है और ये डेंसर है, ये ऊपर का मीडियम डेंसर है, नीचे का मीडियम रेयरर है, यानी ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला गरीब है। तो आप बताओ, कोई अमीर व्यक्ति गरीब के पास रहना चाहेगा? कोई अमीर व्यक्ति गरीब के पास रहना चाहेगा? नहीं। तो ये क्या करेगा, ये दूर भागेगा, शिफ्ट अवे। ये कितने लोगों के दिमाग में घुस चुका है? ये बात कमेंट करके मेरे को बताते रहना, ये बात कितने लोगों के दिमाग में घुस। किसी भी टाइम स्टैम्प पे आपको दिक्कत हो, आप टाइम स्टैम्प करो और उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे रिफ्रैक्शन का एक पूरा मार्मिक हम लोगों ने समझ लिया कि भाई रिफ्रैक्शन किस तरह होता है, क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। जिस तरह हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी तरह के कुछ लॉज हैं जो कि रिफ्रैक्शन में काम आते हैं। सबसे पहला जो लॉ है, जो आपने रिफ्लेक्शन के लिए भी देखा था, वही आप रिफ्रैक्शन के लिए देखेंगे। क्या? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के प्लेन में रहेंगे। क्या मैंने बोला? दी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल
all will lie in same plane of point of incident। कहने का मतलब है कि अगर ये है एक प्लेन, तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। यह चीज आप हमेशा याद रखना। दूसरा क्या है, अब मेरे को पता है कि भैया एक प्लेन से दूसरे, यानी एक तरह से दूसरे तरफ से आ रहा है, तो ये है दूसरा, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था? स्नेल्स लॉ ने यह बताया था कि अगर कोई रे को इंसिडेंट रे बोला जा रहा है और कोई रे को रिफ्लेक्टेड रे बोला जा रहा है, तो अगर इनके साइन के एंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी अगर कहूं मैं इसका साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, अगर कभी भी आप ऐसा करते हो तो ये जो वैल्यू देगा वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बराबर आएगा। फिर से समझो, जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड करोगे, है ना, तो वो क्या दे देगा? वो दे देगा आपको, मान लीजिए ये है मेरा मटेरियल नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2, तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे देगा इस तरह का। देखिए, बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने ये जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट पहले तो अपने दिमाग में घुसाओ कि भैया ने क्या लिखा है, मैं क्या लिखा हूं, इसको पहले अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। लिंक सबको सेम गया था, है ना? समझ लो मेरी बात। ये मैं क्या लिखा हूं, एनीवन प्लीज टेल मी। ये 1 म्यू 2 का क्या मतलब है, बताओ? कुछ सोच रहे हो इसके बारे में? कुछ सोच रहे हो? दिस इज व्हाट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी हम लोग पहला विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरा दिमाग उलट गया और मैंने 2 म्यू विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोला, तब क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, अगर आप 1 के रिस्पेक्ट में 2 देखकर साइन आई बाई आर, इसी को उल्टा कर दो, साइन आर बाई आई। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ठीक है ना? यहां पे लिख लो, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडेक्स ऑफ मटेरियल टू विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1। इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, और इसको लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1 विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 2। ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर 1 म्यू 2 दिया है या 2 म्यू 1 दिया है तो उस समय फॉर्मूला क्या बनेगा। ये दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं इस इक्वेशन को किसी और भाषा में लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे भाईजान एक बात बताइए, ये इस तरह है और ये इस तरह है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? तो भैया कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 म्यू 2 लिखा है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। क्या है शाब्दिक अर्थ जी? म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। अगर मान लो ये इक्वेशन नंबर तीसरा हम समझे, ये इक्वेशन नंबर पहला हम समझे, इक्वेशन नंबर दूसरा हम समझे, तो क्या तीनों इक्वेशन डिवाइड करोगे तो कुछ मिलेगा? तीनों इक्वेशन से कुछ मिल रहा है आपको? मिल रहा है भैया। क्या मिल रहा है? म्यू 1 का साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 का साइन आर। अब कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? यानी इस मीडियम का म्यू 1 इसके साइन आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस मीडियम का म्यू 2 इसके साइन आर के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस साइन आर फॉर रिफ्रैक्शन, दिस साइन आई फॉर इंसिडेंट। फटाफट इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो जल्दी जल्दी मेरे कॉपी पे, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। चलिए, अभी तक हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर क्या चीजें हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। यानी अभी तक हम लोगों ने जो बात किया वो तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले थे। ये बताओ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन हमने क्या किया था? हमने किया था 1 ऑफ म्यू 2।
तो इसका मतलब कितने लोगों को मैंने बता दिया कि हम दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। कहने का तरीका समझना, इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका समझो। हमेशा तो साइन आई साइन आर तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो इसको समझो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कहने का मतलब यह है कि हमेशा हमेशा और हमेशा हमें तो ये मिलेगा नहीं, हमेशा तो हम ये पा नहीं पाएंगे कि भाई हम हर बार की तरह ये हो रहा है, हम हमेशा नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन आई बाई अगर साइन आर हर जगह हमें नहीं मिल रहा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी है कि इन दोनों को भी हम अच्छी तरीके से मर्ज करके कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है भाई, अगर हम लोग वैक्यूम के बारे में बात करें, है ना, वैक्यूम के बारे में, यानी किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखें विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बोलते हैं। फॉर्मूला आसान है, यानी अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम लिख दूं और यहाँ पे म्यू कर दूं, यहाँ पे मीडियम लिख दूं, तो ये जो फॉर्मूला मेरा बन के आएगा यार, ये वाला जो फॉर्मूला मेरा बन के आएगा, दिस फॉर्मूला कैन बी ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी याद रखना जो चीजें ऊपर रहती हैं, अगर आज समझ लोगे तो कल दिक्कत नहीं होगा, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जब भी आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा, देखो यहाँ पे 2 ऊपर था ना, तो 2 कहां आ गया, नीचे आ गया था। 1 नीचे था ना, 1 ऊपर चला गया था। तो एक दिमाग में अपने अपोजिट का नेचर का बिठा लो, एक अपोजिट नेचर का बिठा लो कि भाईजान ये तो होना ही होना है। और स्पीड ऑफ लाइट को सी बोल देते हैं, इसको वी बोल देते हैं, वी ऑफ मीडियम। ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने बनाया है, ये उतना ही यूजफुल है जितना आप हर फॉर्मूले को पढ़ते हैं। ये वैक्यूम है, ये मीडियम है, इसका मतलब होता है सी अपॉन वी मीडियम। नोट डाउन, उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जितना आप हर वक्त करते हो, हर वक्त बनाते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कर लो, इसको याद कर लो। देखो भाई, जिन्हों को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे फैज आलम वगैरह बच्चे जिसको दिक्कत हो रही है, वो मुझे को कमेंट करके बता देंगे भाई कि आपका लिंक देर में क्यों पहुंच रहा है ना, वो मुझे को बता देंगे। चलो, ये हो गया। उसके बाद है ए नोट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के कुछ और फॉर्मूले जो डायरेक्ट जेईई मेन और जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा इसी बीच में। हर बार जेईई मेन और जेईई एडवांस पे एक यूनिट डायमेंशन से सवाल आता है ना, यूनिट डायमेंशन से एक सवाल आता है। और ऐसा 50% हर बार देखा गया है कि यूनिट डायमेंशन में पता नहीं क्यों इसको पक्का घुसा के रख देते हैं। भाई, हमने अभी तक जितनी पढ़ाई की, लेकिन हम जो है, हम लोग तो अपनी इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें तो पता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगर हमसे कोई भी चीज कभी पूछेगा तो क्या हम नहीं बता पाएंगे भाई? हम नहीं बता, हमसे कोई पूछ रहे हम तो बता देंगे भैया इसका नाम सी है, वैक्यूम एयर, इसका नाम वी है। अब अगर मान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर आपसे इन दोनों टर्म को दे दिया गया कि भाई अब आपके पास एक ऐसा मटेरियल आ रहा है जिसमें हमने क्या कर दिया है, परमिटिविटी डाल के रख दिया है, तो आप मेरे से क्या बोलोगे, भैया कि परमिटिविटी और स्पीड में क्या रिलेशन है? ये तो भैया फ्री स्पेस का है, ये तो भैया मीडियम का है। लेकिन शायद आप भूल चुके हो कि मैंने आपको ये बात बताई है कि v की वैल्यू c/v है और स्पीड ऑफ लाइट और इसका रिलेशन अगर जिसको नहीं पता वो यहाँ बॉक्स में लिख लेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमोटिव वेव पढ़ोगे तब भी आपको वहां पे वो दिखेगा। √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला होता है दैट विल इक्वल टू c और 1/μ टाइम्स एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं v मीडियम। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा।
अंडर रूट भैया जी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1/μ एप्सिलॉन। ये क्या है? ये आपका एयर या वैक्यूम के लिए हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपके मीडियम के लिए हो गया। बोलिए जनाब आपको समझ आ रहा है कि नहीं? मैं हर पॉसिबल फॉर्मूले आपको करा रहा हूं, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। खुला दिमाग में घुस रहा है। अब भैया ये जो फॉर्मूला आपने बताया इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझो। म्यू की वैल्यू हमने आपको बताई कि इसका एक फॉर्मूला और ये निकल के आ गया म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? जब भी आपके पास किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकालनी होगी तो यू विल यूज फॉर्मूला EM इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी रिलेटिव। ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10 बार कराया है, इवन सिंगल बार नहीं 10 बार मैंने ये फॉर्मूला आपको कराया है वहां पर। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई किसकी भैया? मीडियम की। और ये क्या हो गया भैया? रिलेटिव परमिबिलिटी। ये परमिटिविटी है, ये परमिबिलिटी है। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो मुझे लगता है कि मैंने 3-4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से करा दिए और आपके दिमाग में अब ये पूरा फॉर्मूला गूंज भी रहा होगा। अगर नहीं गूंज रहा है भाई तो आप अपने खुद के जवाब दे हो, है ना। अगर आपके दिमाग में नहीं गूंज रहा होगा तो आप खुद के दिमाग में ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कुछ हद तक चीजें सीख ली हैं, कुछ हद तक हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर हो रहे हैं। अब कभी कभार यार ऐसा होता है, आपने ये चीज देखी होगी, आपने नाम सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है इसको पहले समझते हैं। अगर मान लो एक रे किसी दूसरे मीडियम पे जा रहा है और ये जाके रिफ्रैक्ट हुआ सेकंड मीडियम पे किसी एंगल आर पे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहती है कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो सेकंड मीडियम पे किसी भी एंगल आर से रिफ्रैक्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट मीडियम पे एंगल आई से आ जाए। गया आया, गया आया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट आपको समझाना चाहूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये अपना हो गया बेस, ये अपनी लाइट रे इंसिडेंट वाली यहां पे टकराई और टकरा के इसी पाथ को वापस फॉलो करते हुए आ गई। समझ रहे हो बात? एंगल आई से जा रहा है बेचारा, जा रहा है सेकेंड मीडियम पे एट एंगल आर से यहां टकराया बेचारा और टकराने के बाद रिवर्स हो गया। तो भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो काफी चीजें हमें बता दी कि अगर दो मीडियम है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने होते हैं तो भैया जी साइन आई बाई साइन आर का फॉर्मूला करते हैं। अभी चुप रहिए, अभी कुछ मत करिए, अभी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी आप केवल शांति से देखो। भैया जी ये तो मान लीजिए जाने का हो गया, भैया जी आने का भी आपने बता रखा है मुझे कि साइन आर बाई साइन आई होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। अब भैया जी आप ये क्यों बोल रहे हो कि गया और आया सेम है? तो भैया जी अगर गया आया सेम है इट मींस कि ये दोनों जो होने चाहिए, इनके प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो होने चाहिए इनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, यानी भैया जी ये हो गया 1/μ2 इंटू 2/μ1 की वैल्यू 1 के बराबर। गजब की चीज आ गई। कहने का मतलब अगर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के मल्टीप्लाइड या फिर अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ12 इज इक्वल टू 1/2 हो जाए तब बात बन जाएगी। अगर इसका यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1 इक्वल टू 1/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर हो जाए तो दिस प्रिंसिपल विल बी ऑक्युपाइड। ये एक जबरदस्त की टेक्निक है, ये जबरदस्त टेक्निक है। वैसे तो कई बार इसको लैब वगैरह के लिए यूज करते हैं बट कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड एडवांस में प्रॉब्लम आया था,
कितने लोगों को वो प्रॉब्लम याद है, पहले ये बताओ। मैं वो प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, है ना। जे एडवांस का प्रॉब्लम था, जे एडवांस में सर्च कर रहा हूँ, मुझे उतना याद नहीं है। जे एडवांस रे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें क्या था, डिफरेंट मटेरियल पे बंदा जा रहा था, मतलब रे बहुत डिफरेंट मटेरियल पे जा रहा था। और कुछ देर बाद क्या हुआ था कि आपसे पूछा था कि सबके बीच में रिलेशन क्या है। तो बस एक बार मिल जाए, है ना, मिल जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अगर किसी के पास है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है। अगर किसी के पास है तो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर वाले दिख रहे हैं। जे एडवांस में यस 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 वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस। जे एडवांस 2017 का प्रॉब्लम था ये। यस, कहां गया भाई? ओहो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट डूइंग इट। जे एडवांस्ड 2017 ओके ग्रेट। कोई तो खुल जाओ भाई। अब पेपर 1 में था, पेपर 2 में था ही। टाइम दो मेरे को 1 मिनट। अच्छी चीजों में वक्त लगता है ना, अच्छी चीजों में वक्त लगता है। सो आई हैव टू सर्च इट। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, मीन्स अगर हाँ या वी हैव इट। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन पे आपके लगा रहा हूँ लाइक, आप थोड़ा बहुत इस पे समझ पाएंगे चीजें क्या हो रही है। 2017 का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ था और मेरे को तो बहुत पसंद है लिटरली। आप बताओ आपसे लग जा रहा है या नहीं लग जा रहा है? आप मेरे को बताओ कि आपसे लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहा भाई। चलिए, यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी सी बातें आपसे और करूंगा और फिर हम लोग इस सवाल को मिलकर सॉल्व करेंगे। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। एडवांस है तो क्या हुआ, अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे पकड़ के रखेंगे तो एडवांस रहे तो भी काम हो जाएगा अपना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फुल लगा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो पहले। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, कोई वीडियो को पॉज करने की, कोई वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपके सामने ही मैं पढ़ा के सॉल्व करवा के ही जाऊंगा। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग in a medium of refractive indices n is equal to 1.6. It enters the stock glass layers from the bottom side at angle of theta is equal to 30 degree. है ना, देख रहे होगे 1 2 3 करके ऐसे करके कितने सारे मीडियम यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, द इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जितने भी ग्लास लेयर्स के इंटरफेरेंसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। समझना बात को, ठीक है। उसके बाद बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिफरेंट ग्लास लेयर्स आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एज nm। एक फंक्शन देके रखा गया है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है हर चीजों को मोनोटोनिकली, यानी अगर आपने एओडी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो डिक्रीज हो रहा है एज nm इज इक्वल टू n माइनस डेल्टा m, वेयर nm इज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ mth स्लैब। जो लास्ट हमारा mth स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है mth स्लैब का nm, एंड डेल्टा n इज इक्वल टू 0.1। सी द फिगर, द रे इज रिफ्लेक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द m minus 1th and mth slabs from the right side of slab. What is value of m? m की वैल्यू अपन को बतानी है। क्या आपके दिमाग में ये चीज जा पा रही है? क्या आपके दिमाग में ये चीज जा पा रही है कि भैया अगर, अच्छा हिंदी में दिया है, एक वर्णीय प्रकाश अवतरांक इतना 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 है, क्रम अपवर्तक एक निर्दिष्ट क्रम से घट रहा है। यहाँ m स्तर का अपवर्तक nm है और n डेल्टा n 0। प्रकाश किरण m-1 और m स्तर के पटस्तर पर समांतर दिशा में दाईं ओर से बाहर निकलता है, तब m का मान क्या होगा? तो कितने लोग ऐसे हो जो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो कि भैया मैं इस सवाल को कर सकता हूँ? एवरीवन प्लीज बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना है आपको। ऐसे हवा में नहीं लगा देना कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें दो चीजें बहुत ख्याल से रखनी पड़ती है। पहला जो हमारे पास जो थियोरेटिकल चीज है वो होता है रिफ्रैक्शन थ्रू मैनी सर्फेसेस। तो अगर मैं आपको 1 मिनट में वो पढ़ा दूं तब शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्शन थ्रू मैनी सरफेसेस या मैनी मीडियम की तरफ बनाना है आपको, है ना, बहुत अलग अलग मीडियम की तरफ से आपको ऐसे बनाना है। तो भाई मान लीजिए कि मैं बहुत सारे मीडियम्स आपके पास सामने बना दे रहा हूँ, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है भाई। अब यहाँ पर देखने में लग रहा है कि भैया जी बहुत सारे मीडियम्स यहाँ पे दे रखे हैं, अब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, फर्स्ट लास्ट के मीडियम के सेट है। तो अगर हम ये बोले कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 3 है, तो लाइट रे इधर गिर रही होगी, फिर इधर गिर रही होगी, फिर ये इधर जा रही होगी, फिर ये निकल के अपना जो भी जाना चाह रहा होगा जा रहा होगा। तो अगर मैं सबके समांतर यानी सबके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को अप्रवांतर को लिखूं तो 1 ऑफ μ2 लिख सकता हूं मैं पहला, फिर मैं क्या लिख सकता हूं दूसरे वाले के लिए 2 ऑफ μ3 लिख सकता हूं, और तीसरे वाले के लिए भाई जो तीसरा वाला है उसको वापस जाना है, तीसरा μ1 के रूप में लिख सकता हूं। 1 ऑफ μ2 सिखाया हूं साइन i बटे साइन का r1, है ना, मान लीजिए ये यहाँ पे गया R1 बन गया, फिर ये R1 से कितना जाएगा R1, अब इसके लिए क्या हो जाएगा भाई इंसिडेंट हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2। अगर ना समझ में आए तो अपने दिमाग से पूछ के देखो कि इस वाले के लिए जो रिफ्रैक्शन वाला रे होगा वही तो इंसिडेंट होगा भाई, इस वाले से जो रिफ्रैक्ट होगा वही तो इंसिडेंट होगा लास्ट में जाके, सोच के देखो दिमाग में। गजब 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 गजब। तो ये हो गया साइन R2 डिवाइडेड बाई, अब बेचारा ये लास्ट वाला बराबर करना है साइन i की, तो जरा वही मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 2 3 करके देखो भाई, करके देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है 1 ऑफ μ2 गुणे 2 ऑफ μ3 गुणे 3 ऑफ μ1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या 1 के बराबर आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? आ गई बात समझ में? तो कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आप इस तरह का फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको इमेज पे, ये देखिए JEE एडवांस 2017 का सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या लगेगा। ये लगेगा ये कॉन्सेप्ट कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ये मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जो साइन थीटा सी होता है यानी जो क्रिटिकल एंगल होती है वो इस तरह परफॉर्म करती है कि अगर कोई भी लाइट रेज दाईं ओर से बाहर निकले और समांतर दिशा में चले, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एंगल पे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये होता है कि लास्ट वाला यानी लास्ट वाला जो है मल्टीप्लाइड विथ लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है देखो इस फिगर में, लास्ट वाला क्या है n माइनस m डेल्टा n, ये मेरे पास लास्ट वाला है। दिस लास्ट स्लैब इनटू मल्टीप्लाइड बाय दैट साइन थीटा से जिससे क्रिटिकली लॉन्च हो रहा है इक्वल टू होता है प्रीवियस वाला, मतलब लास्ट के एक पहले, लास्ट के एक पहले कितना है, ये है n माइनस m माइनस 1 इंटू डेल्टा n। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? आपके दिमाग में क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो क्या यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू में निकाल सकता हूं n माइनस m माइनस 1 इंटू डेल्टा n डिवाइड बाई n माइनस m डेल्टा n। क्या मैं लिख सकता हूं? ये सोच के देखो, सोचो पहले, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, सोचोगे काम हो जाएगा, और ज्यादा बात करोगे कोई काम ना बनेगा ना होने वाला है। आ रहा बात समझ में? कर लोगे? फिर यहां पे वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल देंगे, जो m की वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर इंटीजर आंसर। बट आवर मेन फोकस इज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट राइट मोमेंट, और मैं इसको हटा रहा हूं। आवर मेन फोकस इज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रिपेयर क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट। और अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे करके एक JEE एडवांस में एक ऐसा सवाल भी आया था, मुझे जहां तक याद है ना, ये तो मान लो पैरेलल स्लैब वाला था ही, एक और क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन आया था जिसमें इस तरह की चीजें दी हुई थी और हमें निकालना था कुछ ना कुछ, जहां तक मैं मेमोराइज कर पा रहा हूं। ठीक है, जहां तक मैं मेमोराइज कर पा रहा हूं एक इस तरह का और आया था। अभी मेरे पास तो मान लो पूरा पेपर नहीं पड़ा हुआ इसका, नहीं मैं आपको दिखाता। एक मिनट 71 JEE मेन में देखें भाई कभी आया था क्या? एक दो हम लोग JEE मेन के प्रॉब्लम्स करेंगे,
क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास के दौरान हम लोग क्या नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो मेरे पास ये किताब है, आपके पास भी ये किताब होनी चाहिए, आप सभी बच्चों के पास ये किताब होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे जिस तरह भी आपके पास ये किताब होनी चाहिए। ओके, रे ऑप्टिक्स, करंट हो गया, चार्ज, अल्टरनेट करंट, रे ऑप्टिक्स। ओके, सो जस्ट मुझे सर्च करने दो। रिफ्लेक्शन, लाइट है ये नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि जे एडवांस के अलावा इसमें नहीं दिया है वो क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आपका तो TIR पे आया था, तो TIR तो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। फिर दूसरा भी ऑप्टिकल फाइबर से आया है, वो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, क्रिटिकल एंगल, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपरेंट शिफ्ट, 2011 में अपरेंट शिफ्ट का सवाल आया था। 2011 में एक अपरेंट शिफ्ट का सवाल आया था, तो अपरेंट शिफ्ट तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें। चलो वापस फोकस पे आते हैं, क्योंकि अभी चीजें सामान्य नहीं लग रही हैं, अभी चीजें इसमें आई नहीं लग रही हैं। चलो वापस आते हैं, फोकस करते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब होता है? जहां से लाइट घुस रही है ना, मान लीजिए मेरी लाइट कहीं से घुस रही है, वहां पे ऑप्टिकल पाथ लाके हम लोग रख दिए। चलो भाई, लाके रखे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये है, एक गुटका है, ये एक लकड़ी का गुटका है, ये वुडन ब्लॉक है, जो मैंने इस रेज के बीच में लाके रख दी। यहाँ से एक रेज पास हो रही थी, यहाँ पर मैंने इसको लाके रख दिया। अब आपसे मैं कुछ चीजें पूछूंगा कि मान लीजिए मैं ये आपसे बोलूं, है ना, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, और मैं आपसे पूछूं कि लाइट रेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसका थिकनेस टी है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका थिकनेस टी है। तो अब आप मेरे से एक सवाल करोगे, भैया क्या यहाँ पे एयर था? हाँ एयर था। भैया यहाँ पर मीडियम है? हाँ मीडियम है। भैया यहाँ पर एयर है? एयर है। तो भैया हाँ, ये हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? एक जगह से रेज जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, मीडियम में आके थोड़ा सा डेविएट हो रही होगी। मान लीजिए ये ऐसे गई होगी, फिर ये ऐसे निकल गई होगी, बिल्कुल, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। अब आपको बताना है ये जो शिफ्ट आया है डेल्टा, जो शिफ्ट आया है, मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकल पाथ की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि दिस इज ए, दिस इज बी, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या ये अभी ऐसे रहेगा? नहीं, कभी भी सीधे नहीं जा सकता ना जी। तो ये जो ए बी का शिफ्ट है, दिस इज शिफ्ट या फिर इंक्रीज, ये किसकी वजह से आया? ये आया भैया इसकी वजह से, ये आया भैया इसकी वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी म्यू माइनस 1 इनटू थिकनेस। दिस इज योर फार्मूला। इसको प्रूफ करना उतना ही आसान है जितना दाल चावल खाना आसान है। किसको प्रूफ चाहिए? किसी को प्रूफ चाहिए? मैं बता दे रहा हूं, किसी को प्रूफ चाहिए? हेलो, इको हो रही है क्या आवाज में? ग्रेट, अब देखते हैं। चलिए, तो हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कई बच्चों को इसका प्रूफ देखना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, सबसे पहले ये बात समझो कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में दिया हूं तो क्या इस मीडियम की वेलोसिटी आप बता सकते हो? भैया बता दूंगा। क्या भैया? अभी आपने बताया है C/V ऑफ मीडियम। बड़े तेज हो यार, कम से कम इतना तो बता लिए। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये लाइट रेज डेल्टा टी टाइम में कितना चल रही है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं एक्स मीडियम आपसे पूछूं कि कितना मीडियम का डिस्टेंस है, ये मीडियम क्या मतलब कि भाई यहां से लेके यहां तक ये बंदा डेल्टा टी टाइम में चला होगा ये रे। तो डिस्टेंस इक्वल टू भैया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है भैया? स्पीड हो गया वेलोसिटी ऑफ मीडियम इनटू टाइम हो गया टी। अच्छा भैया, मीडियम का स्पीड इसके फॉर्मेट में लिख दूं क्या? लिख दूं क्या मैं? बोलो जल्द, सोच के बताओ। लिख दूं वीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? C टाइम्स म्यू इंटू डेल्टा टी। तो क्या मैंने एक्स मीडियम का निकाल दिया, वो जितना दूरी ट्रेवल करेगा इस डेल्टा टी टाइम में वो। अब सवाल फिर से आपके लिए आसान है
यहाँ पर हवा है, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर हवा है, तो तीनों के डिस्टेंस देख लेते हैं भैया। यानी भैया जो डिफ्ट आएगा या जो शिफ्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा भैया ए बी माइनस थिकनेस, ए बी माइनस थिकनेस। इस ए बी माइनस थिकनेस वाले पार्ट भैया हवा में होगा, प्लस ये तो हवा में है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। ये आई इन मीडियम, ये हवा वाला पार्ट बचा हुआ होगा 2 बार, और एक पार्ट होगा थिकनेस का मीडियम में। ये थिकनेस का मीडियम में होगा, ये पूरा मान लो, ये यहां से ले लो, ये ए ले लो, ये गड़बड़ हो जाएगा, तब ये यहां से ले लो पूरा। अगर यहां से लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर थिकनेस में से मैं इसको घटा दूंगा ए बी को, तो ये हवा में, ये हवा में, बाकी ये वाला पार्ट थिकनेस में है, ये मीडियम में है। चलिए ए बी माइनस टी को ऐसे छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बोलो जल्दी बोलो। लेकिन आप बताओ हवा में क्या ये डिस्टेंस म्यू के साथ टी ट्रेवल नहीं करेगा? ये हवा का ही तो लिखा हुआ है। तो ए बी माइनस टी प्लस म्यू टाइम्स टी एयर में कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस, इसका यूज कर लिया, यहां से टी कॉमन ले लिया मैंने, यह प्लस कर दो, 1 माइनस म्यू कर दो। अब इस ए बी और इसके बारे में हमने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है। क्या आएगा? ए बी का मतलब क्या हो गया? ए बी का मतलब हो गया कि जो एक्स्ट्रा लेंथ आई है, जो डेल्टा आया है, वो ए बी का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लेंथ प्लस ये कितना है, टी ऑफ 1 माइनस म्यू। तो जो मेरा एक्स्ट्रा लेंथ आया है, जो डेल्टा आया है, जो बड़ा हुआ लेंथ आया है, वो है टी 1 माइनस म्यू। यानी जो शिफ्ट आ रहा है वो आ रहा है इतना। अभी दिमाग के किसी कोने में बैठा ये बात? दिमाग के किसी कोने में बैठा? ग्रेट। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, मान लो पूरा नहीं आया वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो समझ में, और आएगा, पूरा भी आएगा। थोड़ी देर आप अपना दिमाग शांत रखेंगे तो वो भी आपके समक्ष आएगा। चलिए अभी आपके सामने कोई चीज नहीं रखा हूं मैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा हूं इस मटेरियल को, सिर्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा हूं, सिर्फ छोटे छोटे कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स को किया हूं। एक ही गुटका लगाया हूं, 2 गुटका लगा दूंगा तब आप चिल्लाने लगोगे, इसलिए मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी इसको बनाया नहीं है कि आपको ना समझ में आए। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, ऑब्जर्वर इन रेयरर। ये रेयरर मीडियम हवा है, ये डेंसर मीडियम पानी है। अब आपने कई बार एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर आप किसी बाल्टी में एक छड़ी को डाल देते हो तो आपको क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, पहले मैं फील दे देता हूं। फील मैं आपको ये दे रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, यार बहुत ध्यान से सुनना, ये चीजें बहुत ही दिमाग लगा के सुनना। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये आंख है, आंख मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, जादूगर देखो, मेले में जो जादूगर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया आप लो 2 रुपये कटोरी में सिक्का डाल लो, अगर निकालिए तो मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगा। वो चालाक होते हैं, उनको पता होता है कि अगर मेरा कटोरी यहां पर है तो उसको वो कटोरी यहां पर दिखेगी। आप पैसा डालोगे इधर, पैसा जाना चाहिए था इधर, इधर जाओगे पैसा जाना चाहिए था इधर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं यहां पर। क्या यूज करने वाले हैं? देखो हमें पता है कि दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ओके जी। हम देख रहे हैं यहां पे लाइट आ रही है, यहां से ये लाइट आ रही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो बाहर निकलेगी ना। चलो भाई निकलो निकलो निकलो। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकल के जा रही है। तो मेरा लाइट रे इधर गया, एक इस ऑब्जेक्ट से टकराया, इस मीडियम से टकराया और रिफ्रैक्ट हो गया हवा में। दूसरा, जो लाइट रेज एकदम सीधे जाते हैं वो बिना किसी को छेदे हुए सीधे जाते हैं, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर परपेंडिकुलर जाता है, भी मैं पढ़ाऊंगा इसको क्रिटिकल एंगल में।
अब यहां से एंगल आई हो गया, अब ये वाला रिफ्रैक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मिलते हुए इस साइड दिखेगा कि भाई ये इसका पीछे मिल रहा है। आप लोग को रियल और इमेजिनरी में अंतर पता है, रियल और वर्चुअल में अंतर पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये यहां पे दिख रहा है तो इन दोनों के इंटरसेक्ट की वजह से जो आएगा दैट इज माई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। समझे? अब हमें यह देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है, मतलब मटेरियल ज्यादा अमीर है और देखने वाला गरीब है, तो क्या होगा, इस फैक्टर को हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो भाई वही सारी बातें फिर से मैं करूंगा। डेंसर से रेयरर का क्या मतलब है, म्यू डेंसर से रेयरर का क्या मतलब है, साइन का आई बटे साइन का आर। पढ़ाऊं मैं, हर बार पढ़ाऊं। चलो, ये जो डिस्टेंस है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इस पॉइंट ए तक, इसको हम लोग बोलते हैं एडी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब क्या हुआ, जो हमें दिख रहा है। ये जो टोटल लेंथ है ए से लेके ओरिजिनल इमेज तक, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब वास्तविक में जो है उसको रियल डेप्थ बोलते हैं। अब जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा जनाब, इस ट्रायंगल एओबी को जरा देखिए, इस ट्रायंगल एओबी को देखिए, देख पा रहे हो? इन ट्रायंगल एओबी क्या मुझे आई और आर के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा? पता चल रहा है कि नहीं? साइन आई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, ये 90 डिग्री है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पंडित क्या हो गया, पंडित हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये पूरा हो गया, यानी ए से लेके बी तक कैसे हो रहा है, पी पी बी, ये अगर एंगल है, एक मिनट, ये अगर थीटा ये 90 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होता था, तो अगर ये 90 है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल इस तरह है, ये इस तरह है ना, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आई है, ये पूरा ट्रायंगल ए भी देखना है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो हर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, ओ बी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो साइन आई की वैल्यू कितनी लिखूंगा, ए बी बाई ओ बी। और अगर मैं एक और ट्रायंगल देखूं ए आई बी, देखो यहां पे एक और ट्रायंगल है ए आई बी, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो 90 डिग्री है। जिस तरह मैंने इसको देखा है मैं उस तरह उसको भी देख सकता हूं, देख सकते नहीं देख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा साइन, अब इसमें आर की वैल्यू है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, बोलो क्या ये ए बी हो जाएगा डिवाइड बाई आई बी हो जाएगा? छोटी सी चीज है, समझो। एक इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यही चीज आ गई फिर से, डेंसर म्यू रेयरर, इनको डिवाइड करोगे तो ए बी अपान ओ बी डिवाइड बाई ए बी अपान आई बी, ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बचेगा क्या, आई बी अपान ओ बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर एक्स, मान सकते नहीं मान सकते, इसको इक्वेशन नंबर एक्स मान सकते नहीं मान सकते, यानी आई बी ये लेंथ का रेशियो और ये लेंथ का रेशियो मेरा क्या है, डेंसर टू रेयरर मीडियम है। और यही मेरे को निकालना है कि अगर डेंसर से रेयरर जाना है तो ये ऊपर वाला भाई दिखेगा क्या, एपरेंट दिखेगा, नीचे वाला क्या दिखेगा, रियल दिखेगा। इसको मान लो y, हमारे पास दोनों फॉर्मूले सेम है, सेम है, दोनों फॉर्मूले सेम है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपसे सवाल क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई अगर कोई पेंसिल है तो उसका बताओ शिफ्ट पोजीशन कितना हुआ, शिफ्ट पोजीशन ही पूछेगा ना, कि भाई ये जो शिफ्ट पोजीशन है वो कितना है,
तो शिफ्ट पोजीशन क्या हो जाएगा आपसे, सिंपल सी बात है भैया, शिफ्ट पोजीशन एस हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। बताओ यार समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये म्यू का परिभाषा समझ में आया, म्यू कैसे निकला है, म्यू कैसे निकला है वो पहले समझ लो, अपने दिमाग में घुसा लो। कभी भी आपको अगर इस तरह का म्यू निकालना होगा तो अपरेंट बाय रियल डेप्थ आप करेंगे, सबसे पहले ये अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है, सबसे पहले ये अपने अंदर डाल लो। अब आपसे मैं पूछूंगा कि शिफ्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ तो आरडी है, अपरेंट डेप्थ क्या है, आरडी बाई म्यू, आरडी बाई म्यू। अरे चाचा ये म्यू है, ये क्या है अपरेंट डेप्थ एडी, और ये रियल डेप्थ आरडी। तो चाचा एडी की वैल्यू निकालनी, तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई एडी की वैल्यू, क्या मैं लिख रहा हूं, एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरेंट बाय रियल डेप्थ म्यू टाइम्स आरडी। यहां म्यू टाइम्स आरडी होना चाहिए ना, उल्टा नहीं कर दिया मैं, देख के बताओ, ये उल्टा नहीं हो गया, अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ये उल्टा लिख दिया क्या मैं, रियल बाई अपरेंट होगा, अपरेंट बाई रियल होगा, एनीवन कैन हेल्प मी? कोई मुझे मेरी मदद कर सकता है कुछ? मैं यार गधे की मैं फौज पाल के रखा हूं, जो बोल रहा हूं बस क्लियर कट लिखते जा रहे हो। अरे बाबू मुन्ना, डेंसर टू रेयरर निकालना है हमने, रेयरर टू डेंसर निकाला है, तो रेयरर टू डेंसर क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ आरडी बटे अपरेंट डेप्थ एडी। तो यहां से एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आरडी बाई म्यू, और इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ये सही लिखा हूं मैं, गधा, कुछ नहीं बताना है तुम लोग को, खाली लिखते जाओ, मेरा क्या जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी आरडी 1 minus 1 by mu, this is your shift in position, S for shift in position लिख लो, it is shift in position। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, बहुत ही बढ़िया शानदार कंक्लूजन है। आपको डेंसर से रेयरर में देखना था, रेयरर से डेंसर में नहीं, देखो डेंसर से रेयरर में देखना था। चाचा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा देखते रहा करो, पता चला चाचा कि ऐसे निकलते गया एग्जाम का समय आ गया और भैया कुछ तो पढ़ाई किया नहीं गया है, कुछ तो पढ़ाई किया गया नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब है शिफ्ट प्रोड्यूस बाय स्लैब। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा है पिछला, पहले उसको देख लेते हैं एक बार फिर से अच्छी तरीके से, क्या क्या हम लोगों ने भी देखा है। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझा था, फिर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझा था, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, फिर हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बारे में हम लोगों ने समझा था, फिर ए नोट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में हमने कुछ और फॉर्मूले डिराइव किए थे, फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का हमने देखा था कि कब ये रिवर्स हो जाएगा, फिर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू मैनी मीडियम्स देखे थे, फिर हमने ऑप्टिकल पाथ के बारे में देखे थे। इस ऑप्टिकल पाथ में कोई भी शिफ्टिंग नहीं थी, याद है ना आपको, लेकिन अब जो हम लोग ऑप्टिकल पाथ देखने वाले हैं इसमें शिफ्टिंग है। क्या होने वाला है, देखो ये एक ऑप्टिकल पाथ लगा के रखा हूं मैं आपके समक्ष, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ में आपके लगा के रखा हूं, बहुत प्यारे ढंग से समझोगे, मजा आ जाएगा इसमें, ये कॉन्सेप्ट आपको हिला के रख देगा, यानी बहुत ही मस्त चीज है, समझो ध्यान से। अब हो क्या रहा होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रे इस वाले पे जा रहा होगा, अब सीधे नहीं जा रहा है, अब इधर जा रहा होगा, तो ये रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगा। एक्चुअल में ये कहां आना चाहिए, मीटिंग टू बी सोज यहां पर, दिस इज इमेज नंबर फर्स्ट, एंड इस वाले का दिस इज इमेज नंबर सेकेंड। तो ये जो आई डैश और आई आपको दिख रहा है, इसी के बारे में कैलकुलेट करना है कि शिफ्ट कितना प्रोड्यूस होगा इस स्लैब द्वारा, ये आपको प्रोड्यूस बताना है, और इसकी वैल्यू होगी एस। एक बच्चा, जब मैं पहले बता रहा था इस वाले फिगर में, ध्यान से देखो, एक कोई भी बच्चा था जो मेरे को बताया था भैया ये जो फॉर्मूला आपने करवाया है, ये जो आपने फॉर्मूला करवाया है ये वाला, इस वाले की जगह एक बच्चे ने एक फॉर्मूला मेरे को याद है, उसने बोला था भैया टी
ये वाला होगा t 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब उसको ये चीज समझ में आएगी कि ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा। दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दिस स्ट्रेट लाइन पाथवे। ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, बट फॉर दिस लुक एट दिस। बहुत मजा आएगा समझना। कहाँ चला जा रहा हूं मैं, ये इसके लिए जो शिफ्ट आएगा, अगर इसका थिकनेस t है तो दिस विल t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। सेम जिस तरह मैंने पिछला प्रूफ किया था, सेम उसी तरह आपको इसको भी प्रूफ करना है। इसमें भी आपको हर एक एक चीज इंप्लीमेंट करके करना है, हर चीज आपको यहां भी लगानी है। ठीक है, जैसे आपने पिछला किया था सेम चीज आपको यहां भी करना है। एक सवाल है, सभी लोग के पास 5 मिनट है, मैथ की क्लास टल जाएगी, मैथ की क्लास मैं करवाऊंगा जब भी मेरा मन करेगा। यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम विदाउट पॉजिंग वीडियो, विदाउट एनीथिंग, यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम। जल्दी करो, यू हैव 3 मिनट लेफ्ट। सभी बच्चे कर रहे हो ना ध्यान से, मग्न मुग्ध होके, मंत्र मुग्ध होके। एवरीवन प्लीज डू इट फास्ट। सारी चीजें बढ़ाई गई हैं, सारी चीजें बढ़ाई गई हैं। सो देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन कि भाई कैसे होना है, क्या होना है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले इन सारी चीजों को आपको करा के रख दिया है। ओके, सो द आंसर इज नॉट लाइक दैट कि आप कर लिए होंगे। मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आप किए होंगे, है ना। नहीं किए होंगे तो अपने आप से धोखा है और क्या। बाकी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप किए होंगे, भाई पक्की बात है। Okay, so 3 by 5 is accurate option, and yeah, appreciate for this. Okay, so a small air bubble is inside a glass cube of side 12 centimeter. When looking the top face, the bubble appears at a distance of 3 centimeter, and when seen from opposite face, it appears at a distance of 5 centimeter. Find refractive indices. So a small air bubble inside a glass cube of side 12 centimeter. This is 12 centimeter apart. Okay, this is a glass cube. And when we are seeing from top, let's suppose this is as x position, and when it is from bottom, let's suppose this is 12 minus x position. So we can say that ki if we use the general formula mu is equal to rd upon ad, means real depth upon ad, we can also calculate the refractive indices. So apart from ऊपर से अगर देखें तो mu is equal to rd is x, apparent depth is 3, as seen as कि भाई ऊपर से देखने में 3, नीचे से देखने में 5 लगा। This is equation number 1, and second is x 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5, है ना। दोनों चीज आपको समझ में आ रही होगी, ऊपर वाला नीचे वाला भी। अब इक्वेशन 1 2 से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 9/2, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी 3.5। क्या लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, 1.5 ना, 2 के दूनी 4। अरे x की वैल्यू 9/2 होगी तो म्यू की वैल्यू आपसे पूछा है ना, म्यू की वैल्यू 1.5 होगी। किसी एक इक्वेशन रख दोगे ये आ जाएगा, ठीक है, किसी एक इक्वेशन रख दो ये आ जाएगा। चलो पहले हम लोग ये कर लेते हैं,
प्रैक्टिकल फेनोमेना हम पढ़ लेते हैं कुछ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। कुछ प्रैक्टिकल फेनोमेना है जिनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये फालतू रटने वाली चीज है, मैं एक बार राउंड अप कर देता हूं, पढ़ के आपको सुना देता हूं, आप इसे अपने जहन में उतार लो। अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज such that most dense layer is near the earth surfaces. These layers of air are not stationary but constantly intermingle and so rapidly changing in density. In figure S is the true position of a star. This is the true position of a star, है ना, अर्थ से। एंड उसके बाद क्या दिया है, अरे भाई कहाँ चला गया, ओके। True position of due to refraction by the atmosphere the image it appear to be S dash, ये S dash है मेरा, ये S dash है। यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये यहां पर मेरे को दिख रहा है। नाउ अब क्या है, thus S dash is apparent position of star when different layer in atmosphere changes in density and so in refractive indices will change the apparent position। तो जब जब चेंज होगा डेंसिटीज अपरेंट के, उसी हिसाब से पोजीशन भी चेंज होता रहेगा। तो होता यहाँ है तो हम लोग को दिखता वहां है, ओके। thus when star is within the line of sight it is visible, जब भी लाइन ऑफ साइट होते हैं विजिबल होते हैं। however when it falls out of line of sight is no longer visible। तो कभी कभी आप बोलते हो अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की रात है, चांदनी रात है, चांदनी रात नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, ओके। The collective effect of above changes in apparent position of star is known as twinkling। इन सारे कलेक्टिव फेनोमेनन को जोड़ के हम लोग इस इफेक्ट को ट्विंकलिंग बोलते हैं। अच्छा, प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? Why do planet do not twinkles? Because they are very close to us as compared to stars. Their refraction and hence apparent shift in position of planets are quite small and so they appear at their original position। प्लेनेट बहुत नजदीक हैं इसलिए ऐसा दिखते नहीं है। सेकंड इज वाई सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। देखते हो कि जब सनसेट और सनराइज होता होगा इतना बड़ा बड़ा दिखता होगा ना, ऐसा क्यों? सन इज आवर नियर स्टार, सबसे पास वाला, आजा आजा आजा, एंड सो लुक्स लार्जर इन साइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन its images appears more closer to eye than its actual size since during sunset and sunrise the rays of light travel through maximal length of atmosphere, है ना। सनराइज और सनराइज की वक्त ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर को दिखता है चलते हुए, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्शन इज आल्सो मैक्सिमम, हेंस apparent image of sun is very much closer to eye, thus it is appears bigger in size। ये bigger in size होता है। एनी बच्चा कोई नीड मैराथन, आज किसी चीज की मैराथन की तलाश में हो, डू लेट मी नो, डू लेट मी नोट, अगर किसी मैराथन की क्लास तलाश में हो तो आई विल डू इट क्विकली, ठीक है। अगर कोई किसी मैराथन की क्लास में है तो ठीक है। तो ये हमने आज क्लियर कर लिया। उसी तरह TIR होता है, एक बार इसको पढ़ लो। We know that when light rays is incident in optical denser medium, अगर कोई भी optical denser medium में light ray है, it bends away from normal in rarer medium with the increase in angle। तो ये हम लोगों ने गरीब अमीर वाले कॉन्सेप्ट से सीख लिया है कि गरीब अमीर वाले कॉन्सेप्ट से क्या होना है, किस तरह होना है ना, गरीब अमीर वाले कॉन्सेप्ट से सीख लिया है। With the increase in angle of incidence in denser medium, angle of refraction also increases। For a particular value of angle of incident, the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree। The angle of incident for which the refracted ray emerges tangent to the interference between medium is called the critical angle and is designated by C। और ये जो पास होता है इसको क्रिटिकल एंगल से बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल C के नाम से जानते हैं। If the angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम का वो बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो रे डज नॉट पास इनटू द रेयर मीडियम, है ना। TIR का इफेक्ट आपने ऑप्टिकल फाइबर में देखा होगा। जो ये केबल है मेरे पास, ये केबल जो है, दिस केबल हैज आल्सो द इफेक्ट ऑफ TIR। ये जो केबल मेरे हाथ में, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ओके। इसके अंदर भी आप देखोगे जब इसको छील के, तो इसके अंदर कोई वायर नहीं होता ना, गलती से भी मत सोचना कि भैया जी इसके अंदर कोई वायर है क्या। इसके अंदर मिरर टाइप की पतली पतली पाइप है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। तो ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल फॉर टू गिवन मेटेरियल मीडियम्स में बी ऑब्टेन बाय सेटिंग R इक्वल टू 90 डिग्री। में भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट क्रिटिकल एंगल अगर डेंसर से रेयरर की तरफ है तो sin C बाई sin 90 होता है, और इसी को हम लोग sin C की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1/μ के बराबर।
सो साइन सी की वैल्यू 1/μ के बराबर, उसको सेट कम किया जाता है साइन सी बाई साइन 90 पे। ये इसका ग्राफ देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये है एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये है ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या हो रहा है, घुस रहा है निकल रहा है, घुस रहा है निकल रहा है, घुस रहा है, ये आंख में जा रहा है ना। वैसे आप देख तो पाओगे नहीं, बट तब भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए जनाब आपकी क्लासेस, तो चलो आज हमने एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया यार। अब आपको टेलीग्राम में घुसना है तो टेलीग्राम का लिंक ये मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी चीज, आपको कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको ये कोड यूज करना है टारगेट। तीसरी चीज, हम तीनों टीचर आपके लिए हमेशा रिजर्व्ड हैं आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, मेंटेनिंग करने के लिए। आपको ये कोड यूज करना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।